अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के लिए एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, हैपनिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, चूँकि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट है उसके लिए तैयारियों का आगाज़ हुआ। नेशनल कराची में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन की और अब टीमें मौजूद हैं PSL ड्राफ्ट के लिए। और पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है, इस PSL ड्राफ्ट की सिर्फ तारीख, टाइम, वेन्यू, कब जो है वो आपके रिटेंशन आएंगी, कब लिस्ट आएगी, फॉरेन प्लेयर लिस्ट कब आएगी, डायमंड प्लेयर लिस्ट कब आएगी। सो ये सारे सवाल आप करते हैं, लेकिन आज वो दिन है जनाब जब आप आज जो बोते हैं एक्चुअली वो काटते हैं फिर अब सीज़न के अंदर। यानी कि आज स्क्वाड बनेंगे और आज पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से इस वक्त तमाम टीमें फौज बेचारे मसरूफ़ हैं और आज रात तक आपको जो है वो मालूम भी हो जाएगा कि कौन सी टीम में कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, चूँकि स्क्वाड की आज फाइनल सिलेक्शन होगी। आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे जनाब पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरे क्रिकेट टेस्ट की, और इसके साथ साथ फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी हम बात करेंगे। जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो आज प्रैक्टिस सेशन हुआ, दोनों टीमों ने आज नेशनल कराची के अंदर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। प्रैक्टिस सेशन में क्या खास था, दोनों टीमों की क्या हिकमत अमली है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। बिल्कुल गफ़ार, काफ़ी इवेंटफुल डे था आज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लंबा ट्रेनिंग सेशन किया आज, क्योंकि 2-0 से खसारा है पाकिस्तान को इस सीरीज़ में। तो अच्छे नोट पर फिनिश करना चाहती है पाकिस्तान टीम, ताकि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है वो एक अच्छे मोराल के साथ शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड ने स्क्वाड का भी अपने ऐलान किया है, जिसमें केन विलियमसन बहैसियत प्लेयर खेलेंगे, कप्तान नहीं है। तो नेशनल स्टेडियम पर दोबारा आते हैं। आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, 3 घंटे तक तवील सेशन था, फिज़िकल ट्रेनिंग की, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की खुसूसी मशकें हुई यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और हमने देखा कि सरफराज अहमद, जो कि सेकंड विकेट कीपर हैं पाकिस्तान टीम में, रिजवान की नाकिस फॉर्म की वजह से शायद उनको तीसरे टेस्ट में मौका दिया जाए। आज वो काफ़ी देर तक हमें विकेट कीपिंग करते हुए यहाँ नज़र आए, काफ़ी देर तक बैटिंग करते हुए हमें यहाँ पर नज़र आए। शान मसूद ने अपने सेशंस किए, एक तो नेट में सेशन किया, फिर साइड्स पर भी वो बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए। तो काफ़ी ये चीज़ें हमने नोटिस की हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि पाकिस्तान ने हारिस रऊफ़ और नसीम शाह की इंजरी के बाद भी कोई मतबादिल तलब नहीं किया, तो मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड में, तो आज उन्होंने तवील स्पेल किया, वो भी हमें नज़र आए। तो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड के जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने आज आराम को तरजीह दी, जो कि जो प्लेयर्स हैं 4-5 वो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करके गए हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कल यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करेगी। उसके बाद आज जब प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ तो फिर इमामुल हक, जो कि पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया कि दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान टीम जीत सकती थी, लेकिन हमसे गलतियां हुई, बैटिंग लाइन से गलतियां हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2-0 से खसारा है। और उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की, जो कि मुल्तान में वो चौथे रोज़ जो आउट हुए थे 60 रन बनाकर, जिसकी वजह से मैच जो है वो इंग्लैंड के गिरफ्त में चला गया था। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शायद वो वहाँ पर ख़ुद आउट ना होते, वो मिस्टेक उनसे ना होती, तो शायद सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर होती। तो ये तो प्रैक्टिस सेशन का अहवाल था और मीडिया टॉक का अहवाल था। जहाँ तक टिकट्स की बात है, फैंस की बात है, तो हफ्ते और इतवार के दिन तो टिकट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा टिकट्स बिके भी हैं हफ्ते और इतवार को। जबकि पीर, मंगल और बुध के जो दिन हैं उसमें, यानी वीक डेज़ जो हैं, उसमें टिकट्स की डिमांड थोड़ी सी हमें यहाँ पर कम नज़र आ रही है। और दूसरा, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी, क्योंकि 2-0 से बढ़तरी है इंग्लैंड को, तो फैंस का ज़ाहिर इंटरेस्ट भी फिर उस लेवल पर नहीं है। 1-1 होता तो फिर शायद एक अच्छा टेस्ट मैच होता है, एक फ़ाइनल, जो कि 2000 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम यहाँ पर खेल के गई थी, 22 साल बाद हालांकि खेल रही है, तो जोश तो होना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड को 2-0 की बढ़ती है, तो उस तरह से वो जोश व खरोश हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा है। तो कल भी दोनों टीमें यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन अपना करेंगी, दोनों कप्तान यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर 17 दिसंबर को यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड टीम 22 साल बाद आपको एक्शन में नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया इमरान। और डेफिनेटली इस टेस्ट में पाकिस्तान को अपनी प्राइड रिस्टोर करनी है। हम कभी अपनी तारीख में कभी 3-0 से क्लीन स्वीप नहीं हुए, तो क्या ये टीम तीसरे टेस्ट में इस बुरे रिकॉर्ड से बच सकेगी? ऑलरेडी 506 रन का आलमी रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बन चुका है। ऑलरेडी जो 4 सेंचुरियों का एक दिन में आलमी रिकॉर्ड है वो भी हमारे खिलाफ बन चुका है। लेकिन उम्मीद ये है, अच्छी बात यह है कि सेकंड टेस्ट में टीम ने फाइट की थी, हमें इब्रार अहमद मिले, हमें सऊद शकील मिले हैं। सो एक हौसला भी है कि शायद हम बेहतर परफॉर्म करके इस सीरीज़ का इख्तिताम अच्छे नोट पे कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। मुनीर साहब, डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसा अनवांटेड रिकॉर्ड जो आज तक हमारे खिलाफ नहीं बना, 3-0
लेकिन इंग्लैंड की टेस्ट टीम को देखें, उनके अज़ाइम देखें, उनका कॉन्फिडेंस देखें, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स देखें, स्पेशली बॉलिंग के हवाले से। बहुत ही हमारी इस वक्त जो है ना वो ऑर्डनरी बॉलिंग हुई हुई है, चूँकि एक तो शाहीन नहीं है, हारिस नहीं है, और फिर इसी तरह हमने देखा नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए। बट सर हम रिप्लेसमेंट भी नहीं ले रहे। आपको हैरानगी हो रही है कि हम जा नहीं रहे उन ऑप्शन पे। पूरा पाकिस्तान कह रहा है, मीर हमजा का नाम दे रहा है, अब्बास का नाम दे रहा है, हसन अली का नाम दे रहा है, यासिर शाह इवन बैठे हुए हैं कि अगर उनको दोबारा एक मौका मिल जाए। बट हमने लगता है कि एक चीज़ तय कर ली है, और इस शिकस्त के बाद भी हम उस पैटर्न से नहीं हिल रहे। देखिए, पैटर्न से ना हिलने की गफ़ार बात मुझे जो नज़र आ रही है, ये लग रहा है कि जैसे कराची टेस्ट में भी कुछ हम मुल्तान की तरह के विकेट देखेंगे जिसमें स्पिनर्स का रोल ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये उसी पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। और शायद मोहम्मद अली का रिप्लेसमेंट हो तो हो, या शान मसूद की इंक्लूजन, अदरवाइज़ ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हो सकता है कि जाहिद महमूद की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को मौका दिया जाए, बट ये अभी कयास आ रही हैं, यहाँ पता कुछ नहीं चलता है कि क्या है। एक चीज़ जो समझने वाली है ना, वो ये कि इंग्लैंड के जब से कप्तान बने बेन स्टोक्स, उनमें एक नई रूप भोग दी है। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, बेन स्टोक्स से पहले जो रूट जब कप्तान थे तो आखिरी 9 टेस्ट मैच में 6 हारे थे और 3 ड्रॉ हुए थे। आखिरी 9 टेस्ट में वेस्ट इंडीज के अंदर ये टीम बुरी तरह शिकस्त खा गई थी, उनकी भी एक इनएक्सपीरियंस टीम है। हाँ, और उसके बरखिलाफ अगर आप यहाँ देखते हैं तो इन्होंने 9 टेस्ट मैच, जब से जून में इनको कप्तानी मिली है, 9 टेस्ट मैचेस में 8 टेस्ट मैच जीते, एक भी शिकस्त हुई है, तो अनबिलीवेबल। न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया इन्होंने, फिर साउथ अफ्रीका 2-1 जीते, पाकिस्तान को भी क्लीन स्वीप करने के नज़दीक हैं। 63 साल रिकॉर्ड ऑलरेडी बराबर हो चुका है। 1959 में हुआ था कि हम लगातार 3 टेस्ट हारे थे, लेकिन किसी एक टीम से हम कभी नहीं हारे। तो ये एक पाकिस्तान को अपनी प्राइड बचानी, दूसरा एटलीस्ट एक मैच तो जीते हैं आप यार। ये पाकिस्तान के पास जो 5 टेस्ट मैचेस रह गए थे, इंक्लूडिंग 2 हो गए, इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने का भी अच्छा मौका था, वो हमने गंवा दिया। दूसरी इनिंग्स में ये ज़रूर है, ये मानना पड़ेगा, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छा फाइट किया, और आपने बिल्कुल एंट्रो में अपने सही कहा कि हमें अबरार अहमद और सऊद शकील की सूरत में 2 बहुत अच्छे फ्यूचर के बड़े अच्छे हमें मिल गए हैं, बैटर भी और बॉलर भी। तो इसमें पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। हम सिर्फ 26 रन से हारे, थोड़ा सा और हो जाता है। एक डिसीजन आपको पता है कि वैसे ऑलरेडी अगेंस्ट चला गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, बिल्कुल चल रहा है। और तो वो कुछ चीज़ें ऐसी ब्रेंडन मैकलम की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करें, बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट एंड अप्रिशिएट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बहुत से लोग बात करते हैं ब्रेंडन मैकलम ने ये कर दिया, कुछ लोग कहते हैं बेन स्टोक्स ने कर दिया, लेकिन मैं ही पहले सोच देखता हूँ कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले डिसीजन लिया ना कि ब्रेंडन मैकलम को हायर किया। बिल्कुल, आई थिंक हमें याद है, मुझे आप ही मेरे शो में जब थे तो हमने जब ब्रेंडन मैकलम के बतौर टेस्ट कप्तान, टेस्ट कोच के ऊपर बड़े हैरानगी का इजहार किया था। डेफिनेटली हमें ये पता था कि इंग्लैंड 2015 की अप्रोच टेस्ट में लाएगा, और वो हमें लगता था कि वो बेसबॉल वाली जो अप्रोच बाद में मशहूर हुई, ये वो पहले न्यूजीलैंड के साथ कर चुके हैं। उनकी एक कॉन्फिडेंस जो न्यूजीलैंड की टीम में झलकता है, उन्होंने केन विलियमसन को जो है वो तैयार किया था। बट इतना बड़ा दिल किसी और क्रिकेट बोर्ड का है कि वो ब्रेंडन मैकलम जैसे जो वनडे और T20 स्पेशलिस्ट और एक लिमिटेड ओवर्स का, उसको कोच बना दें। आई थिंक सबसे पहले तो शाबाश इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जाती है, क्योंकि दूसरी हम अपने क्रिकेट बोर्ड को देखें तो हम तो इंटरिम सेटअप थे, चलते चलते अब 1 साल की एक्सटेंशन मिली 2023 तक, पर ऐसे लग रहा है जैसे ये सब आर्जी है। और बाबर आजम तो रहेंगे कप्तान, बट अब आपको शायद एक फॉरेन कोच की ज़रूरत है। देखिए, अब मैं आपको चीज़ बताऊँ, 2015 में भी ये जांच लिया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने फिर ऑइन मॉर्गन कप्तान बनाया। अब इस वक्त इंग्लैंड की टीम वनडे की चैंपियन, इंग्लैंड की टीम T20 की चैंपियन, और जिस तरह इस वक्त टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस चल रही है गफ्फार, ये टेस्ट के भी इस वक्त नंबर टीम बने हुए हैं, तो इस वक्त उनकी हुक्मरानी है। उस वक्त उन्होंने ऑइन मॉर्गन के लिया, फिर ब्रेंडन मैकलम को लाना, और ब्रेंडन मैकलम के साथ बेन स्टोक्स को लाना। एक नया कायद आने से टीम बिल्कुल चेंज हो गई। वही जो रूट के साथ ये सारे खिलाड़ी खेलते थे, ऑली पॉप भी थे, जैक क्रॉली भी थे, दीगर उनके एंडरसन वो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ प्रॉब्लम। लेकिन एक खिलाड़ी के आने से और एक कोच के तब्दील होने से एंटायरली टीम इस वक्त क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर राज कर रही है इंग्लैंड की टीम, ये आपको मानना पड़ेगा। 2 तो वर्ल्ड चैंपियन है, राज शुरू हुआ है अभी, टेस्ट का राज शुरू हुआ है, और जिस तरह ये खेल रहे हैं। लेकिन से पहले ब्रेक पे जाऊं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा प्राइड है। हम तो लास्ट टाइम भी इसकी किसी रेस में नहीं थे, इस बार हमें होम सीरीज में 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतकर एकदम से नंबर 2 हो जाना था हमने, पर ऐसे लगता है जैसे हमें परवाही नहीं थी। हमने रावलपिंडी की जो पिच बनाई, कितनी शर्म की बात है सर, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, 6 महीने में 2 मरतबा आपके एक वेन्यू को, एक पिच को जो है डिमेरिट पॉइंट मिल जाए, तो ये क्या माइंडसेट एक्सप्लोर करता है। और ये सब कुछ हो रहा है, जब मैं बार बार कहता हूँ क्रेडिट लेना है तो तब भी देंगे रमीज आय साहब को कि हमारी वनडे T20 टीम बेहतर है, बट हम टेस्ट सीरीज को क्यों प्रोफेशनली प्लान नहीं कर पा रहे। यही जो क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब चला रहे थे और मिसबाह और कोच थे, हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, हमने श्रीलंका को हराया था, और हमने किसी किस्म का खौफ नहीं खाया था। मुझे याद है साउथ अफ्रीका की टीम में
रबादा थे, नोकिया थे, उनके पास ऑलराउंडर थे, बट हमने रावलपिंडी में फास्ट बॉलिंग पिच प्रोड्यूस की थी, हसन अली ने 10 आउट किए थे। बिल्कुल सही तो ये एकदम से माइंडसेट क्यों चेंज हो गया है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। रावलपिंडी की विकेट तो बड़ी विकेट थी, रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट होती थी, फास्ट बॉलर को शुरू में हेल्प करती थी, बाद में स्पिनर को हेल्प करती थी, वहाँ रिजल्ट होते थे। लगातार 6 महीने में लगातार दूसरी मरतबा एक ही ग्राउंड पर 2 डिमेरिट पॉइंट्स का बनने का मतलब ये है कि अगर 5 साल तक ये चीज़ चलती है, अगर विद इन नेक्स्ट 4.5 ईयर्स अगर एक भी डिमेरिट पॉइंट मिला तो पुअर पिच करार दे दी जाएगी इंटरनेशनली, और फिर 3 और हो गए तो फिर तो 5 साल के लिए। तो ये बहुत सीरियसली सोचना होगा। पहले ये चीज़ धोखा खाने के बाद दोबारा हमारा डिमेरिट पॉइंट बनना, ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। एक तो ये, दूसरा आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की गफार, देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कभी सीरियस हुए ही नहीं। अब उसकी वजह, वेस्ट इंडीज़ में जाके आप आसान टीम से हार गए, श्रीलंका आप गए, वहाँ आप टेस्ट मैच हार गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई, यहाँ पे भी 2 विकेटें ख़राब थी, जैसी थोड़ी सी लाहौर में विकेट मिली वो मैच आप हार गए। तो 3 टेस्ट आप वहाँ हार गए और उसके बाद आप ये तस्वर करते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को आप 4-0, मतलब ऐसा मुमकिन नहीं था। पहले भी आपसे बात हुई थी कि इंग्लैंड को हराना, उस वक्त हम थोड़ा सा मीर साहब के बयान है, मैं ब्रेक पे वापस आकर मुनीसा आपका जरूर उस पर तबसरा लूंगा। वो कहते हैं जी हम पिच बनाने से बहुत दूर है, माइल्स अवे, बट अभी फरवरी 2021 में हम जीते थे, तो ये बयान भी समझ आ रहे हैं। दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम कराची टेस्ट की, और एक ऐसा रिकॉर्ड जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बना, और एक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बन गया। 60 साल में इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैच जीते थे और 10 दिन में वो 2 टेस्ट मैच जीत गए। और लगता ही है कि वो जो 90s में हम देखते थे, वसीम वकार, इंतमाम, मोहम्मद यूसुफ और हमारे जितने ग्रेट थे वो डोमिनेट करते थे इंग्लैंड को, अब वो चीज़ हमारे खिलाफ हो रही है। तो शायद जिन लोगों को वो वक्त याद नहीं है उनको शायद हैरानगी ना हो, लेकिन हमने तो वो सारे वक्त देखे हैं। वसीम वकार ने इस तरह आउट किया, यहाँ तक कि मुखालिफिन कह रहे जी ये जो है ना रिवर्स स्विंग जो करते हैं ये बॉल टेम्परिंग है। तो उनको जेफरी बाइकॉट ने जवाब दिया था कि भाई वो इतने बड़े बॉलर हैं कि अगर आप उनको संतरा पकड़ा देना तो उससे भी आपकी इस टीम को उड़ा देंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम एक बात बड़ी अच्छी की थी सर किसी ने सोशल मीडिया पर, मैंने कल भी इसका तस्करा किया था। उन्होंने कहा जी हमने T20 के बॉलर खिलाए, उन्होंने T20 लिए बैटिंग कर दी। हमारे पास कोई बॉलर नहीं है, मीर हमजा, हसन अली, अब्बास, जो कि इन्हीं काउंटीज़ में खेल रहे हैं, बट हमने लगता है कि बस एकदम से सबको खुदाफिज कह दिया है। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमें यासिर शाह की जगह शेन वॉर्न मिल गए हैं, या अब्बास की जगह मैगरा मिल गए हैं, या हसन अली की जगह हमें जो है वो पैट कमिंस मिल गए हैं। मोहम्मद अली की बॉलिंग देखकर या फ़हीम अशरफ से, मैं फ़हीम अशरफ को खिलाने के हक़ में हूँ, बट आप उनको नया बॉल कैसे दे सकते हैं? वो तो एक ऑलराउंडर हैं। तो हम तो बेसिक ही सर कवर नहीं कर रहे, फिर 7वें नंबर तक हम बैटिंग खिलाते हैं जबकि वो ऑलराउंडर का नंबर है। उसके बावजूद भी हमारी बैटिंग मिडल ऑर्डर 4 मरतबा इस साल कोलैप्स हो चुका है हमारा। देखिए गफार, बात यह है कि क्वालिटी फास्ट बॉलर होना, इंग्लैंड ने देखो ये जता दिया। दूसरी इनिंग्स में 10 में से 8 विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने ली, हालांकि फास्ट बॉलर के लिए विकेट नहीं थी मुल्तान की, स्पिनर्स की थी, लेकिन उनको एतमाद था ना। टोटल 12 या 13 विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने ली है 20 में से। तो आपके पास, आपको अब ये पता नहीं है कि विकेट की नेचर क्या होगी। 2 फास्ट बॉलर जो आपके प्राइम या तीनों इस वक्त नहीं, हसन अली की टेस्ट में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, ये तो कह रहा हूं 2 मरतबा 10 विकेटें सर उनकी, उसके बावजूद उनको नहीं लिया जा रहा। अब्बास एक वो कहां गए? नुमान अली, साजिद जो आपके लीडिंग स्पिनर थे। बिल्कुल, और मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट साजिद ने तो बांग्लादेश में 8 आउट किए थे, नुमान ने साउथ अफ्रीका में, तो आपको याद होगा नुमान की तो बैटिंग भी बहुत अच्छी है। मुझे ये लगता है कहां चले गए दोनों? गफार, मुझे ये लगता है कि चूंकि नवाज को ले लिया गया था स्क्वाड में, तो शायद 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन सर यही तो मैं सवाल उठाना चाह रहा हूं। माहिरीन भी कह रहे हैं कि क्या T20 और वनडे की तरह आप बस ऑलराउंडर्स खिलाएंगे? 2 ऑलराउंडर टीम में, स्पेशलिस्ट में नहीं जाएंगे सर? कभी भी नहीं होता। कभी आपके साथ मसला ऑस्ट्रेलिया ने सर कभी, देखो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने कभी खिलाए ऑलराउंडर्स? एक तो सबसे पहले समझने की चीज है एक्सपीरियंस। आप अपनी पूरी टीम का अजहर अली नहीं खेले ना मुल्तान टेस्ट की टीम तो उनकी जगह ऑलराउंडर खिलाएंगे? नहीं, मुल्तान टेस्ट की टीम में जो आपके 11 खिलाड़ी खेले थे उनका हार्डली एक्सपीरियंस 120-125 टेस्ट मैच का था। उधर सिर्फ अकेले 177 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जेम्स एंडरसन, और अगर रूट और बेन स्टोक्स को मिला ले तो 400 के करीब टेस्ट सिर्फ उनके 3 प्लेयर ने खेले। आपकी पूरी टीम एंडरसन नहीं है, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है। उनके पास यंग प्लेयर भी बहुत अच्छे आए हैं, उनके पास ऐसी बात नहीं है। ओली पॉप भी बहुत पुराने नहीं है, हैरी ब्रूक सबसे टॉप स्कोरर, 2 सेंचुरी, 187 रन, तो उनको भी अच्छे मिले हैं। उनके पास एक्सपीरियंस प्लस यूथ का बड़ा अच्छा मिक्सर है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में खौफ ही नहीं खत्म होता यार। इस खौफ से कैसे निकलेंगे? सबसे पहले तो इससे निकालना है आपको। वो खौफ आपको दिखा रहे हैं बार बार बेन स्टोक्स के, देखो खौफ नहीं है, आप खेलो अपना नेशनल गेम खेलो, इसी तरह से आप जीतेंगे। आपका खौफ ही नहीं ख़त्म होता, ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म होनी पड़ेगी। देखिए आप, अभी हमारी क्या बात हो रही थी कि जो रूट के हटने से, बेन स्टोक्स के आने से कितना फ़र्क पड़ गया, एक कोच के हटने से और मैकलम के आने से कितना फ़र्क पड़ गया। तो वो चीज़ें जो हैं वो ये यहाँ पर इनको अप्लाई करनी चाहिए। दुनिया समझ चुकी है, अगर टेस्ट क्रिकेट को बेसबॉल की तरह या T20 की तरह उन्होंने दिलचस्प बना दिया है और उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसमें हर्ज क्या है?
मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, मेरिट पे खेल रहे हैं, उनको जैसी विकेट मिल रही है वैसा वो खेल रहे हैं। रिजल्ट पर पाकिस्तान में दोनों टेस्ट ड्रॉ होते हैं। फिर भी एशेज खेलने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, तो देख लेंगे फिर बेसबॉल हाँ, को कैसे वहाँ पे कंट्रोल करता है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वहाँ की बॉलिंग में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। एक बात माननी पड़ेगी, इंग्लैंड ने बड़ा इस वक्त बहुत तरक्की की है अपने तीनों फॉर्मेट में। जिस तरह की उनकी T20 में जिस तरह खेलते हैं, बटलर खेलते हैं या उनके दूसरे प्लेयर खेलते हैं, वो अनबिलीवेबल है। वो जिस तरह तो उन्होंने शुरू की है, वनडे की टीम उनकी बहुत अच्छी। इससे पहले हमें फिर पाकिस्तान सुपर लीग के पार्ट पे जाना है। अब कराची टेस्ट में हमें क्या तब्दीलें करनी है? ऑब्वियसली शान मसूद पे लोग बात करें कि उनको डेफिनेटली अब तो खिलाना ही चाहिए। और इसी तरह आप बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली की रिप्लेसमेंट, पर मोहम्मद अली की रिप्लेसमेंट तो मोहम्मद वसीम जूनियर ही बचे हैं और तो स्क्वाड में कोई फास्ट बॉलर है ही नहीं है। तो पहले भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि कुछ बोर्ड के ऑफिसर्स ने भी ये बात जो है ना वो डिस्कस की कि हम T20 के स्पेशलिस्ट को डेब्यूज करा रहे हैं और फिर वही फास्ट बॉलर वर्कलोड मैनेजमेंट ना होने की वजह से इंजर्ड हो रहे हैं। तो क्या मोहम्मद वसीम अल्लाह ना करे उनको भी डेब्यू करा के वक्त से पहले टेस्ट मैच खिला के 7 मैचों का उनका तजर्बा है, तो हार्डली 8 का था हारिस रऊफ का, तो हम क्या उनको भी उनका कैरियर भी खतरे में डालना जाने वाले हैं? देखिए, तजर्बा तो पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी का थोड़ा बहुत है, नसीम शाह भी 13-14 टेस्ट खेले हैं, हारिस रऊफ को भी पहली दफ़ा डेब्यू उनका कराया गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप खुद क्या समझ रहे हैं। विकेट आपने देखी, कुछ इसका रिसर्च की, क्या टीम होगी। एक तो पाकिस्तान में टीम को छुपाना नहीं जाता, दुनिया में हर जगह 12 या 11 एक दिन पहले 2 दिन पहले अनाउंस हो जाते हैं क्या होगा। वहाँ एक आध 2 रिप्लेसमेंट उसका पता चल जाता है कि भाई इनको साफ साफ कह देते हैं। देखिए, उन्होंने बेन फोक्स को विकेट कीपर उनको नहीं खिलाया दूसरे टेस्ट में, हालांकि उनकी जगह बन रही थी, वो फिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ओली पॉप को कंटिन्यू किया। बता दिया था बेन स्टोक्स ने कि हम यही करेंगे। यहाँ आपको पता ही नहीं चलता, यहाँ मोहम्मद अली का डेब्यू करा दिया गया, हमें नहीं अंदाजा था कि मोहम्मद अली खेलेंगे। दूसरा टेस्ट भी खिला दिया, हो सकता है तीसरा टेस्ट भी खिला दें। मोहम्मद अली की बात नहीं हो रही है, यंग है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोहम्मद अली और फ़हीम अशरफ से नई गेंद कराने का मतलब ये है कि वो इतनी सारी स्पेस नहीं है, इतना वो दूसरे टाइप के बॉलर हैं। तो अब उनसे आप कराएंगे या वसीम जूनियर को खिलाएंगे, या कोई कल तक में कोई नया एडिशन आ जाता है जो जिसका चांस कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है यही रहेगा, फोकस सारा इनका स्पिनर पर रहेगा और स्पिन फ्रेंडली विकेट ही बनेगी, क्योंकि आप इंग्लैंड को स्पिनर से ही हरा सकते हैं, फास्ट बॉलिंग से हराना ज़रा मुश्किल है इंग्लैंड को, जिस तरह उनके बड़ी बेसिक सी बात है कि आप नॉन एशियन कंट्रीज़ को हराएंगे। लेकिन ये बात हमें पता है, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारी टीम मैनेजमेंट को नहीं पता। बात करते हैं कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की, उसके ड्राफ्ट आज हो रहे हैं और आपको जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अनाउंसमेंट पता चलती जाएंगी, लेकिन कल इंशाल्लाह उस पर बड़ा डिटेल शो करेंगे। और मुनीर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुनीर साहब, पहले तो डेफिनेटली कल पेशावर ज़ल्मी ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि उनके जो कप्तान है वो बाबर आजम होंगे और बाबर आजम कराची किंग्स से यहाँ पर आए, और बहुत सारे लोग ये बात जानते थे कि कराची किंग्स से वो मूव हो जाएंगे, शायद मुझे नहीं पता क्या मसले मसाइल थे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल में, जहाँ मोहम्मद अकरम बहुत अरसे से मौजूद हैं, डैरन सैमी जैसा इंस्पिरेशनल कोच मौजूद है, और फिर इस टीम की कारकर्दगी ओवरऑल बड़ी शानदार रही है। तो आई थिंक एक मस्ट नीडेड चेंज था जो बाबर आजम को चाहिए था शायद PSL में, और ये जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है और जो फ्रेंचाइज मिली है, आई थिंक इससे बेहतर प्रोफेशनल फ्रेंचाइज मिल नहीं सकती थी, जहाँ कंसिस्टेंसी भी है बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से और रिस्पेक्ट देना जानते हैं अपने प्लेयर को। वेरी ट्रू, बिल्कुल। जावेद आफरीदी साहब हैं या मोहम्मद अकरम की आपने बात की, ये प्लेयर्स को साथ लेके चलते हैं, इनका बिल्कुल है, इसीलिए इनके साथ भी देखें कहाँ वो पहले PSL 1 में आए थे और वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप तक पहुंचे और पूरा पाकिस्तान उनसे प्यार करता है। ये एक फ्रेंचाइज की हिकमत अमली भी है और एक अपने प्लेयर को प्रमोट भी किया। बिल्कुल सही है। आई थिंक डिफरेंट रहेगा खुद बाबर आजम के लिए, क्योंकि जाहिर है एक नई उसमें गए हैं फ्रेंचाइज में, उसकी कप्तानी करेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। कराची की भी कप्तानी उन्होंने की, लेकिन पेशावर की ज़रा डिफरेंट अंदाज से होगी, और पेशावर की टीम मुझे लगता है कि ज़रा डिफरेंट कारकर्दगी सफर हमेशा से अच्छी कारकर्दगी उसकी रही है। जीती भी PSL, हाँ बिल्कुल, PSL भी जीत चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें जो है वो लाहौर की टीम को देखना होगा, क्योंकि शाहीन आफरीदी जो है वो जिस तरह लाहौर के लिए कप्तान बने और पहली दफ़ा में उन्होंने ट्रॉफी जितवा दी उस टीम को, जो PSL जिनके लिए हमेशा एक ड्राउना सपना था। हारे थे एक दफ़ा, हाँ एक दफ़ा हारे थे, लेकिन अब लास्ट टाइम जो ये कप्तान थे तो ये जीत गए थे, तो वो देखते हैं। लाहौर रिटेंशन की कुछ बात करते हैं, जो कि मैंने तो सारी याद कर ली है, तो मैं आपको सारी बता देता हूँ। जो कि PSL की रिटेंशन तो याद करना मसला कोई नहीं है, फिर स्क्वाड हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, वो भी रात तक हमें आएंगे तो कल उस पर बड़ी तफसीली बात करेंगे। मुनीर साहब, पेशावर में अगर हम देखें तो वहाब रियाज उनके बड़े लॉन्ग सर्वेंट हैं, शरफेन रदरफोर्ड उनके लिए बहुत परफॉर्मेंस है, टॉम कोलर कैटमोर को, फिर मोहम्मद हारिस। अब पूरी दुनिया ये इंतजार कर रही है कि बाबर आजम, अब मुझे नहीं पता हिकमत अमली डैरन सैमी की या बाबर की खुद क्या होगी, लेकिन अगर हम किसी फॉरेन प्लेयर के आने से पहले अगर हम एज्यूम कर लें कि हारिस और बाबर एक साथ खेल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज हारिस को हमने वर्ल्ड कप में जैसे देखा,
और लग रहा था जैसे वो एकदम फेड आउट हो रहे हैं, बट एकदम से उन्होंने स्पार्क दिखाया। वो उन्होंने जैसी बैटिंग की, उन्होंने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को पूरा चेंज किया। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में उस तरह नहीं कर पाए, बट अब पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। सो आई थिंक बाबर को भी बड़ा अच्छा लगेगा, वो एक यंगस्टर मिल रहा है जो उनके ही टीम में मौजूद है। तो दैट विल बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट ओनली फॉर ज़ल्मी। बिल्कुल सही है, और मैं तो 100% श्योर हूँ कि बाबर आजम ओपन करेंगे, बिकॉज के T20 में जब इतने उसके बावजूद वो करते हैं तो यहाँ तो ज़रूर करेंगे। और ये बहुत अच्छा होगा कि एक सीनियर एक जूनियर मिलकर खेलेंगे। जो चीज़ मोहम्मद हारिस की सबसे अच्छी है ना, बिला खौफ खतर खेलते हैं। पिछले PSL से ही सामने आए, रमीज राजन उनकी तारीफ़ की, फिर वर्ल्ड कप में हमने देखा। तो ये दो ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी और पेशावर ज़ल्मी को बहुत मदद मिलेगी इससे। बिल्कुल। और फिर डैरन सैमी लास्ट टाइम मौजूद नहीं थे अपनी मसरूफियत की वजह से, उनका रिटर्न हो रहा है। और जितने वो पॉपुलर हैं और जिस तरह उन्होंने ऑन किया पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल को, पेशावर तक गए। मुझे उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है जहाँ वो मोटरवे एक्सचेंज पर, जब रशा कई एक सालपुर से पहले जगह आती है जहाँ पेशावर और मोटरवे एंड होता है और फिर पेशावर शहर शुरू होता है, वहाँ पे वो उन्होंने तस्वीर खिंचवाई भी है कि जी मैं पेशावर आ रहा हूँ। और फिर गवर्नर हाउस भी गए थे, आपको याद है, पेशावर ज़ल्मी किट लॉन्च की थी। सो उन्होंने ये वो तस्वीरें देखें, जावेद आफरीदी उनको यहाँ ग्रीट करें। ये इस्लामाबाद आए थे, ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें नहीं आती थी। सो उसके बावजूद देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट तो नहीं करना चाह रहा, पर रमीज राजा साहब ने एकदम बयान दे दी पेशावर जी रेड फ्लैग है। और ये है जावेद आफरीदी साहब के मैंने ट्वीट देखे, उन्होंने पाकिस्तान फ्लैग का, डैरन सैमी की वीडियो डाली। गैर जरूरी बयान था, अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था। इतना बड़ा खर्चा, 4 अरब से 2 स्टेडियम बन रहे हैं सर वहाँ पर। बताइए, हमारा 4 अरब रुपए वहाँ इन्वेस्ट हुआ है और आप स्टेडियम बना रहे हैं वहाँ पर। नहीं, ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है कुछ इन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। डैरन सैमी के हवाले से जितने पॉपुलर ये हैं, कोई और फॉरेन क्रिकेटर तो नहीं है ना। आपने बात की, तस्वीर खींची, मुझे याद है एक जगह वो कुछ लोग खेल रहे थे, बच्चे उनके साथ लाहौर में। जी हाँ, वो ग्राउंड में पहुंच गए थे, बच्चे हैरान कि क्या हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, घुल मिल जाते हैं और बड़ा बहुत ही जबरदस्त किस्म के। और एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, आई थिंक डैरन सैमी जैसा एक इंस्पिरेशनल और एक 2 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन, जब वो बाबर के साथ एज अ कोच काम कर रहे होंगे, फिर मोहम्मद अकरम जो कि बड़े प्रोफेशनल हैं, आई थिंक बाबर एज अ कैप्टन विल डेफिनेटली एक उनकी, मैं ही नहीं कह रहा कि वो सीखेंगे, मैं कह रहा हूँ नई डायमेंशंस, नए आइडियाज, और ये उनको डेफिनेटली एक उससे हेल्प मिलेगी। जैसे कि हमने देखा कि आकिब जावेद बहुत अच्छे कोच है, तो शाहीन शाह अफरीदी वक्त से पहले मुझे लगता है कि वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और लाहौर को उन्होंने चैंपियन बना दिया। बिल्कुल सही है। देखिए डैरन सैमी प्लस मोहम्मद अकरम, इन दोनों, मोहम्मद अकरम को हम लोग इतना, और लास्ट टाइम तो हाशिम आमला भी थे, मुझे नहीं पता इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर वो आते हैं तो वो भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बैटिंग फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद अकरम के हवाले से आपको पता है कि उनको पाकिस्तान टीम का बनाया जा रहा था चीफ सेलेक्टर में, लेकिन उनकी अपनी चूंकि चीज कमिटमेंट पाना चाह रहे हैं, तो वो मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। वो जिस तरह से लेके चले हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका। पूरे साल जिस तरह से ये दुनिया भर में खैबर पख्तूनख्वा खास तौर से रिमोट एरियाज में जाके जिस तरह टैलेंट तलाश करती है, तो इनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और डैरन सैमी आएंगे तो आप देखिएगा कि फिर नई चीज़ें आपको भी बड़ा मौका मिलेगा उनकी कई चीज़ें देने का, और वो हंसाने को तो माहिर हैं, वो हर जगह घुल मिल जाते हैं। मोटिवेशनल, बट एट अ टाइम जब वो मैच की बात आती है, वेरी कमिटेड और बड़े पैशनेट हैं। बात करते हैं जल्दी से दूसरी टीमों की। मुल्तान सुल्तान की क्योंकि इस वक्त फुटेज चल रही थी सर, रायली रोसो और टिम डेविड दोनों उन्हें रिटेन किए हैं, फिर शान मसूद हैं, फिर उनके पास रिजवान। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके पास एंडी फ्लावर हैं जो इन लोगों से काम देना जानते हैं। खुशदिल शाह उनकी टीम ऑलराउंडर बन जाते हैं। हमारे यहाँ उनको बॉल ही नहीं मिलती जब पाकिस्तान टीम आते हैं। सो मुल्तान की बैटिंग मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। देखिए आज वो कौन से पिक्स करते हैं, अब इस पर कल बात करेंगे, बट बैटिंग तो दे आर सॉर्टेड। अगर आपके पास रायली रोसो, टिम डेविड, रिजवान, शान मसूद, खुशदिल शाह हैं, मैं तो अभी से उनसे डर रहा हूं कि ये टीम बैटिंग में बहुत कुछ करेगी। बिल्कुल सही है, और खास तौर से टिम डेविड और रायली रोसो तो आपको पता है कि उनका अब एक्सपीरियंस भी हो गया है, अब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल चुके हैं, तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल गया है। तो बहरहाल आपकी बात सही है कि देखिए यही आपको याद होगा नेशनल कराची में हमने वो लाइव मैचेस देखे, बिल्कुल जो जिस तरह की हिटिंग करते हैं, बिल्कुल देखें। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह से तो PSL को मिलेगी मकबूलियत, क्यों मिलती है, दोनों टीमें मजबूत होती हैं, फिर आपको आखिर तक पता नहीं होता कि क्या हो। जनाब जिस टीम ने आखिरी सीजन में और उससे पहले भी लास्ट सीजन में भी जबरदस्त पाकिस्तान में कारकर्दगी दिखाई, लाहौर कलंदर्स द चैंपियंस, जिनको हम बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते, और शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ, और उनके पास बाकी जो प्लेयर हैं, फखर जमान को भी, डेविड वीजा उनके पास है, और फिर फखर जमान को शायद मेरे ख्याल में उन्होंने पिक कर ही लेना है। बॉलिंग बहुत शानदार है, लास्ट टाइम भी कहते हटाने बॉलिंग बहुत शानदार है सर। अगर आपके पास राशिद खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, और फिर उनके पास लोकल टैलेंट भी बड़ा अच्छा होता है, तो टीम टू वॉच डेफिनेटली। बट बैटिंग में उनको बहुत कुछ
पिक्स करना, देखिए आज आखिर तक रात तक पता चलेगा क्या पिक्स हो रही हैं। नहीं, बॉलिंग तो आपने जो बता दी, तो बॉलिंग तो खैर बहुत अच्छी है। जहाँ राशिद खान और शाहीन शाह अफरीदी होंगे वहाँ तो फिर बात ही खत्म है। दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर और दुनिया का बेस्ट स्पिनर, तो बात फिर हारिस रऊफ की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है शॉर्टर फॉर्मेट में। तो फिर डेविड विजा भी इनके अच्छे ऑलराउंडर हैं। आप बैटिंग में देखते हैं कि उनको कैसे बोल सकते हैं जमान खान को, हाँ वो भी उनको बहुत इम्प्रूव है, बहुत इम्प्रूव्ड बॉलर हैं। वो कश्मीर में भी खेले थे, कश्मीर से ताल्लुक है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बैटिंग में थोड़ा सा देखना होगा फ़खर जमान कैसे टच में होते हैं, अगर उनको लेते हैं दीगर, उनको बैंडंग वगैरह पता नहीं इस दफ़ा सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे। लंका प्रीमियर लीग तो खेल रहे हैं बैंडंग, यहाँ मुझे नहीं पता कि उनका सिलेक्शन होता है नहीं। बहरहाल बात करते हैं सबसे कामयाब टीम जो कि 2 मरतबा टाइटल जीते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, और शादाब खान उनके कप्तान। इसी तरह उनके पास कॉलिन मनरो और पॉल स्टर्लिंग को ना सिर्फ उन्होंने रिटेन किया बल्कि सिल्वर में। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, इतने अच्छे पैसों में उनको इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी मिल गए और ये बड़ी स्मार्ट पिक है। फिर उनके पास डेफिनेटली आदम खान भी लास्ट टाइम गए थे, और इसी तरह अगर बाकी उनकी पिक्स देखें, शादाब ने बहुत इंप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए जो खेले हैं। मुझे लगता है इस बार शादाब खान एक बहुत डिफरेंट, एक बड़े पावरफुल और एक बहुत और ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंट कप्तान दिखाई देंगे। बिकॉज पहले वो अपनी फ्रेंचाइज के तो कर ही रहे थे, बट इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक यंगस्टर को ग्रूम किया, उसको कैप्टन बनाया, उसको ऊपर भेजा नंबर 4 पे, और वही पाकिस्तान टीम ने चीज़ रिपीट की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर इस्लामाबाद। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितना इम्प्रूव ये हर पीएसएल में हमें नज़र आते हैं ना, और पीएसएल से ही इन्होंने फ्रंट से लीड किया। ऑलराउंडर गए, बैटिंग के लिए गए, चौथे नंबर बैटिंग के लिए आए, 5वें नंबर बैटिंग के लिए। बॉलिंग तो इनकी हमेशा से अच्छी है, लेकिन जो हमने ऑलराउंडर का रूप देखा तो वो हमने 2-3 साल पहले जो पीएसएल हो तो उसमें देखा। तो उसके बाद से ये अब हमें भी लगता है कि थोड़ी बैटिंग भी कर लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो कप्तानी इनकी बहुत अच्छी है, फील्डर ये बहुत आला पाए गए हैं, बॉलर ये बहुत मशहूर हैं। तो सब चीज़ इनकी अच्छी है, मगर दीगर खिलाड़ी इनके साथ कैसा करते हैं। इस्लामाबाद की भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रहती है पीएसएल में। शुरू के 6 दोनों टाइटल इन्होंने जीते थे, और उसके बाद फिर कंसिस्टेंट होते। एक टीम की बात करते हैं आखिर में, जो कि अनफॉर्चुनेटली जब यूएई में मैचेस होते थे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज द टीम टू वॉच। बड़े स्पिरिटेड, पाकिस्तान आके एक टाइटल तो जीते, नेशनल कराची में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हराया था, लेकिन उसके बाद 2 मुसलसल जो उनके इवेंट है वो बड़े जो है ना वो अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि उनको जो है ना वो दोनों मरतबा प्लेऑफ में नहीं आ सके, और ये बड़ी हैरानगी थी। लेकिन इसमें एक फैक्टर मैंने देखा, मुनीर साहब के सरफराज अहमद जब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और जब वो रेगुलर थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वैसे उनकी टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। बट सरफराज जैसे ही इस चीज़ से वापस आया, होपफुली कि अगर वो कराची टेस्ट खेल जाए और एक दफ़ा उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, शुक्र है कि पाकिस्तान की भी वो टीम में मौजूद हैं, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो उनका खासा हुआ करती थी। देखिए, मेरे ख्याल 2018 में शायद ये बहुत नहीं, मुझे याद है उनकी, नो डाउट 2018 में शायद ये लास्ट टाइटल जीते थे। बिल्कुल, 2-3 से पहले जीते थे, फिर 2 सीजन उनके बहुत ऑफ रहे हैं। तो ये इनको ज़रा से देखना होगा। पता नहीं कप्तानी करते हैं नहीं करते हैं। कायदम ट्रॉफी कई मैचेज में हमने देखा था सिंध के लिए कप्तानी नहीं कर रहे थे, तो अब कप्तानी करते हैं, क्योंकि तो देखिए उनके जो ओनर हैं उनको तो बहुत एतमाद है सरफराज के। वो तो कहते हैं जब तक सरफराज खेलना चाहेंगे खेलेंगे, जब तक किसी को क्या इनकार। जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब और आदम खान के साथ मिलकर ये सऊद शकील हो गए, रमीज राजा जूनियर से पहले थे सरफराज अहमद, और मेरे देश में भी 1-2 नाम नहीं आ रहे, सारे कराची के लड़के वहाँ प्रोड्यूस हुए। बिल्कुल असद शफीक भी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ देखने की है कि खुद सरफराज भी इस तरह के प्लेयर हैं कि अगर वो समझेंगे कप्तानी नहीं करना तो खुद छोड़ देंगे, ऐसी उनमें कोई चीज़ नहीं है। ये भी याद रखिए कि नदीम उमर साहब ने कहा था कि बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी में आ रहे थे उससे पहले कोयटा से बात भी हुई थी, और ये नदीम उमर साहब के अल्फाज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि सरफराज ने खुद कहा दिया था कि अगर बाबर आएंगे तो मैं उनकी कप्तानी में खेलने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही, ये ग्रेटनेस है। देखिए अब कहाँ मौका मिलता है, ज़्यादातर डग आउट में रहते हैं, बेंच पे बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी टीम के साथ शामिल हैं, और अभी भी जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उनको एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया जा सकता है एक टेस्ट में, कोई ऐसी वो नहीं है। अब देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम इस वक्त रिजवान के लिए कोई उसके मूड में होंगे। मुझे लगता है कि रिजवान ही खेलेंगे टेस्ट, वरना सरफराज का भी चांस ज़रूर बन रहा है। हम सबको ये बात पता है जो आपने की है ऐसे ही होगा, और लेकिन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में एक फ्रेश माइंड होने के लिए, क्योंकि जैसे कामर अकमल मेरे शो में कहा कि रिजवान ही नंबर 1 विकेट कीपर है, उनको न्यूजीलैंड में 100% आना है। बट आप थोड़ा सा चेंज करके देखें, शायद उसका फायदा दोनों को और पाकिस्तान टीम को हो जाए। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि इस वक्त ड्राफ्ट चल रहा है और पाकिस्तान का टेस्ट भी परसों शुरू हो रहा है, तो हम ज़रूर से बात करेंगे कि भाई टेस्ट मैच के ऊपर अब क्या हिकमत अमली है, और देखिए पाकिस्तान क्या 11 खिलाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।